बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। आज पूरे चांद की रात थी। चांदनी में पूरा लॉन नहाया हुआ था। ठंडी यख बस्ता हवाओं से पेड़ के पत्ते यूं सरसरा रहे थे जैसे कोई आपस में सरगोशियां कर रहा हो। पेड़ से लगा झूला भी हल्के हल्के झूल रहा था। तेज हवाओं से उसके दराज सिल्की बाल हवा में यूं उड़ रहे थे जैसे कोई बहता हुआ आबशार हो। चटकती हुई चांदनी में उसका चेहरा भी किसी चांद की तरह चमक रहा था। लंबी घनी पलकें आंखों पर साया फिगम थी। शहद और दूध में गुंधा उसका दूधिया सफेद रंग सर्दी की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। बिलाशुबा वो बला की हसीन थी। वो गिरदोपेश से बेनियाज किताब पर झुकी हुई कुछ लिखने में मसरूफ थी कि एकदम बेहद तेज हवाओं के झोंके ने उसके रेशमी बालों को उसके चेहरे पर बिखेर दिया। उसने पलकें उठाई, सुरमई झील से आंखों में उलझन से उभरी। बालों को एक हाथ से समेटकर पीछे डाला और सर उठाकर सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। वो अकेली बैठी थी। उसे अचंभा सा हुआ, ये दोनों कहाँ चली गई? नीलम ने खुद कलामी की। वो हैरान थी कि उसके रूममेट बिना बताए कैसे चली गई। वो लिखने में इतना महव हो गई थी कि उसके जाने की खबर ही ना हुई। सर्द हवा, सरसराते पत्तों की आवाज, कदीम दरख्त से बंधे हुए झूले की चिड़चिड़ाहट और लॉन के वस्त में लगे जंगी शहसवार का मुजस्समा कुछ अजीब ही मंजर पेश कर रहा था, जैसे वो मुजस्समा अभी चल पड़ेगा। इर्द गिर्द का माहौल किसी भी खौफजदा करने के लिए काफी था, और वो तो फिर भी यहाँ अकेली थी। नीलम को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ और वो किताबें समेट कर खड़ी हो गई। न जाने कितना वक्त हो गया था जो इतना सन्नाटा छा गया है। एक तो हॉस्टल की इमारत भी इतनी पुरानी थी कि जैसे कोई डरावनी फिल्म की हवेली हो। वो हॉस्टल की जानिब बढ़ी और राहदारी पर चलते हुए सोचने लगी कि आखिर वो दोनों कहाँ गई हैं, यूं ही बिना बताए। एकदम उसे पीछे आहट महसूस हुई। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। शायद हवाओं की सरसराहट थी जिसके बायस उसे वहम हुआ हो। वो सर झटक कर तेज कदमों से हॉस्टल की जानिब बढ़ी। उसका रूम ऊपर था। वो तेजी के साथ सीढ़ियां अबूर करके अपने रूम में आ गई। दरवाजा खोला तो सामने वो दोनों चिप्स के पैकेट हाथ में पकड़े मजे से चिप्स खा रही थी। आमना के चलते हाथ रुक गए थे नीलम का चेहरा देखकर। नीलम ने खफगी से दोनों को देखा और अपने बेड पर आकर धप से बैठ गई। हिरा ने आमना को आंख से इशारा किया। आमना कुछ समझकर सर को हल्के से खम करते हुए अपनी जगह से उठकर सुस्त रवि से चलती हुई नीलम के करीब आकर रुकी। वो नीलम, क्या हुआ यार? मूड क्यों खराब है? सर्दी लग गई क्या? डर रही थी उसकी खामोशी से। तुम दोनों बात मत करो मुझसे। इस तरह मुझे बाहर अकेले छोड़कर आ गई तुम। बाहर का माहौल देखा है कितना अजीब हो रहा है। वो बदस्तूर मुंह फुलाए हुए थी। अरे हमें लगा तुम डिस्टर्ब हो रही हो हमारी बातों से, इसीलिए हम दोनों चुपचाप आ गई, है ना हिरा? आमना ने जल्दी से हिरा को भी गुफ्तगू में शामिल किया। हम वहां बैठी रहती तो तुम लिख भी नहीं सकती थी नीलम, और नहीं तो क्या? हिरा ने तायीद में सर हिलाते हुए अपनी भारी आवाज में कहा। उसका मूड इन दोनों की बातों से भी ठीक ना हुआ। अच्छा छोड़ो, कल का क्या सोचा है? आमना ने बात बदलते हुए कहा। कल क्या है? उसने इस्तफसार किया। याद नहीं, कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर जा रहे हैं सब। हिरा पुरजोश अंदाज में बोली। नीलम ने इनकार कर दिया। हाँ, मैं तो भूल गई थी, पर मैं नहीं आ सकूंगी यार। क्या? हिरा और आमना एक जबान होकर बोली। क्यों नहीं आओगी? वो इन दोनों के अंदाज पर मुस्कुरा पड़ी। दिल नहीं चाह रहा मेरा। उसने टांगें बेड पर चढ़ा दी और कंबल सीधा करने लगी। मैं भी नहीं जा रही फिर। तुम्हारे बगैर क्या खाक मजा आएगा? आमना हौले से उसके बेड पर बैठी।
हिरा मुंह खोले आमना को देखने लगी। तुम भी नहीं जाओगी ना हिरा? नीलम मुस्कुराहट होंठों में दबाए हिरा की तरफ देखने लगी। अल्लाह, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? कोई लड़की तो जाए हमारे रूम से नुमाइंदगी करने के लिए। हिरा जल्दबाजी में न जाने क्या कुछ बोल पड़ी। आमना और नीलम किस मुश्तरका कहकहा बुलंद हुआ। रूम की नुमाइंदगी? नीलम ने हंसते हुए हवाई मुक्का लहराया। हिरा खिसियानी सी हो गई। हाँ तो और क्या, किसी चीज की तो नुमाइंदगी कर ही लूंगी। वो ढिठाई से हंसी। फिर क्या सोचा नीलम, चल रही हो ना? आमना फिर से इस बात पर आ गई। हाँ बाबा, आ रही हूं बस, उसने मुस्कुरा कर कहा। याहू! आमना खुशी से चिल्लाई और नीलम से लिपट गई। नीलम गांव के नंबरदार की बेटी थी, भला की खूबसूरत और हसीन। जहानत में भी उसका कोई सानी ना था। अपने गांव की शायद वो पहली लड़की थी जो शहर तालीम हासिल करने के लिए आई थी। गांव के लड़कों को तो इजाजत थी पढ़ने की, पर लड़कियों को मिडिल से आगे पढ़ने नहीं दिया जाता था। मगर नीलम ने ये रिवायत भी खत्म कर डाली और शहर के कॉलेज में पढ़ने की फरमाइश कर दी। वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। जब ही इस बात का फायदा उठाते हुए कुछ लाड और जिद करके उसने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके वालिद बिल्कुल राजी ना थे इस तरह अकेले कॉलेज में पढ़ने के लिए, पर उसने रो धोकर उनको मना ही लिया। शहर आकर उसकी रिहाइश का मसला सर पर आन पड़ा। इस्लामाबाद के खूबसूरत पहाड़ी इलाके के दामन में कदीम तर्ज पर बना ये हॉस्टल उसे पहले ही नजर में भा गया था, जो कॉलेज से चंद मिनट की मुसाफत पर था। हॉस्टल में उसकी मुलाकात अपनी रूममेट से हुई, हिरा और आमना। दोनों इखलाक और सूरत की प्यारी थी। हिरा 22 साल कुछ भारी जिसामत की, छोटे कद की, दरमियानी शक्ल सूरत की लड़की थी। खाने पीने से उसकी बात शुरू होती और उसी पर ही खत्म हो जाती। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी सिफर थी। आमना उससे कदरे मुख्तलिफ मिजाज की थी। वो भी लगभग 22-23 के दरमियान थी। गोरा रंग, घने काले बाल, लंबा कद, उसका शुमार खूबसूरत लड़कियों में होता था। इन दोनों से हटकर नीलम का हुस्न का शाहकार ही अलग था। शहद आमेज सफेद रंगत, कमर को छूते सुनहरी बाल, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें और उन पर घनी पलकों की बाढ़, नाजुक सा सरापा। वो मुकम्मल हुस्न की देवी थी। नीलम जल्द ही उनसे घुल मिल गई थी। दोस्ती गहरी हो गई थी तीनों की। चरखा काटने की आवाज कहीं दूर से उनके कानों में सुनाई देती है। नहर का ठंडा पानी, दूर दूर तक लहलहाते धान के खेत आंखों को बहुत भले लग रहे थे। अमरूद, आड़ू और चीकू के बाग, अमरूद के दरख्तों पर चढ़कर कच्चे अमरूद चुराना, खुद भी खाता और दोस्तों को भी खिलाना। कुछ भी तो नहीं भूला था वो। शहर की मसनूई जिंदगी से वो बहुत आजिज आ चुका था। वहां सिर्फ पढ़ाई ही के गर्ज से ठहरा हुआ था, वरना उसका बस चलता तो वो पर लगाकर अपने घर पहुंच जाता। उसने गहरी सांस ली। एक तमानियत का एहसास उसके अंदर सरायत कर गया। अपने गांव की मिट्टी की खुशबू सबसे अलग होती है ना चाचा? उसने कोचवान करमदीन की जानिब रुख मोड़ा। हाँ बेटा, इस बात का एहसास तभी होता है जब हम अपनी मिट्टी से दूर जाते हैं, करमदीन सादगी से बोला। वो मुस्कुरा दिया। जब वो जा रहा था तब कितना उदास था। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि गांव को छोड़ कर जाए, पर अब्बा का ख्वाब था उसे शहर में पढ़ाने का, ताकि उनका बेटा कुछ बन सके। आज वो पूरे 4 साल के बाद अपने घर आया था और उसे यूं लग रहा था कि जैसे 400 बरस बीत गए हों। ऊंची नीची पगडंडियों पर लहराता हुआ करमदीन का तांगा हौले हौले रवां था। पूरा बचपन बीता था उसका यहाँ। एक एक जगह को वो उस मासूम बच्चे की तरह देख रहा था, जैसे अपना पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। बिलाखिर तांगा एक कच्चे मकान के आगे रुक गया। चलो जमाल बाबू, आ गया तुम्हारा घर, करमदीन ने पीछे पलटकर उसे कहा। मुस्कुराहट उसके लबों पर उमड़ आई। वो तांगे से नीचे उतर आया। करमदीन ने तांगा आगे बढ़ा दिया। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। खुशी और तमानियत से सरशार उसने हाथ आगे बढ़ाया। वो बिना इत्तला दिए आया था। माँ जी को सरप्राइज जो देना था। दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। वो तीनों मुंह अंधेरे ही उठ गई थी। नीलम ने तैयार होकर कदम आईने में अपने सरापे का जायजा लिया। बिलाशुबा वो गजब ढा रही थी। उसने अपनी रंगत से मिलता जुलता पिंक फ्रॉक और पिंक ही दुपट्टा लिया हुआ था।
दराज सिल्की बाल दुपट्टे से नुमाया थे। आंखों में काजल की हल्की सी लकीर उसके हुस्न को 4 चांद लगा रही थी। वो थी ही इतनी प्यारी, उसे जरूरत कहाँ थी सिंगार की। वो दोनों जीन्स और टॉप में मलबूस थी और बाल खुले ही छोड़े हुए थे। उनका यही अंदाज था हमेशा से। तैयार होकर कॉलेज पहुंच गई। उनकी टीचर, प्रिंसिपल और बाकी स्टूडेंट सब पिकनिक वैन में सवार हो रही थी। हिरा दौड़ती हुई वैन की तरफ भागी, वो दोनों भी उसके पीछे हो ली। हिरा ने अंदर जाकर सीट पर कब्जा जमा लिया। नीलम ने वैन में दाखिल होते ही सब पर तायराना नजर डाली। सभी तकरीबन मगरबी लिबास से वेतन किए हुए थी। एक उसने और एक टीचर प्रिंसिपल ने तहजीब याफ्ता लिबास पहने हुए थे। वो अपना पर्स संभालती हिरा के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। आमना आगे सीट पर थी। वैन चल पड़ी और वो सब खुशगप्पियों में मसरूफ हो गई। वैन आबादी से निकलकर चटियल मैदानी इलाके की जानिब रवां दवां थी। ऐसी कोई तुक नहीं बनती इस तरह पिकनिक के लिए जंगल, वैसे जाने की कोई पार्क ही ले जाता। हिरा से रहा न गया तो आखिर बोल पड़ी, जंगली लोग जंगल ही जाते हैं, पार्क नहीं। पीछे सीट से किसी मनचली की आवाज उभरी। नीलम हंस पड़ी। हिरा बुरा सा मुंह बनाकर खड़ी हुई और सबकी जानिब इस तरह देखा गोया तकरीर शुरू करने लगी हो। कुछ तो अजीब हुआ था उसे एक लम्हे में जिसका कोई यकीन नहीं करेगा। यकदम वो हवा का चलना, उस पत्थर का गोद में आ गिरना और उस पत्थर का इतना गर्म होना। उसने पर्स पर हाथ फेरा। चलो इस जिक्र को खत्म करो, प्रिंसिपल साहिबा ढूंढ रही होंगी, बहुत वक्त हो गया है। आमना ने उसे गहरी नजर से देखा और आगे चल पड़ी। वो भी उसके पीछे चल पड़ी। सबने खूब सैरो तफरी की, एंजॉय किया, मगर नीलम बिल्कुल चुप सी हो गई। इस बात को आमना ने खास तौर पर नोट किया, मगर कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। शाम ढले उनके थके हारे काफिले ने वापसी की राह ली। जमाल अपने घर आकर बहुत खुश था। माँ की आगोश में उसे चैन सा मिल गया था। माँ बाप भी उसे देखकर जी उठे हो। वो दिसंबर की सर्द सी सुबह थी। वो अभी उठा ही था, कच्चे आंगन में लगी पानी की बाल्टी से मुंह पर छींटे मारकर माँ के पास आ गया। वो माँ के करीब चारपाई पर बैठकर नाश्ता करने लगा। उसकी माँ गरम गरम पराठे उतार कर दे रही थी। माँ के हाथ के बने पराठे खाने को वो तरस गया था। इसी अस्था में दरवाजे पर दस्तक हुई। तू खा ले पुत्र आराम से, मैं देखती हूँ, उसकी माँ खड़ी होते हुए बोली। रहने दे अम्मा, मैं देखता हूँ। वो खड़ा हुआ और लकड़ी के दरवाजे के दोनों पट खोल दिए, मगर दस्तक देने वाला कोई नजर न आया। वो थोड़ा बाहर निकल आया, देखने के लिए कि अचानक तेज हवा का झोंका उसके वजूद को छूता हुआ गुजर गया। हवा इतनी तेज थी जैसे कोई तूफान आ गया हो। वो हिलकर रह गया। ना समझी के आलम में दरवाजा बंद करके चारपाई पर आकर बैठ गया। कौन था जमाल पुत्र? कोई नहीं था अम्मा, उसने रोटी का लुकमा तोड़ा। तो फिर कुंडी किसने खड़काई? मालूम नहीं अम्मा, वो खुद यही सोच रहा था कि वो क्या था। अच्छा चल रोटी खा ले, अम्मा रोटी उसे देते हुए बोली। पर जमाल से कुछ बोला न गया। नवाला हलक में फंस गया। उसे अपनी सांस घुटती हुई महसूस हुई और लम्हे भर में चारपाई पर ढेर हो गया। वो झील किनारे बैठी अपनी दोनों पांव पानी में डाले अपना ही अक्स पानी में देखे जा रही थी। ये झील उसके हॉस्टल की पिछले तरफ थी। इस तरफ सबका कम ही आना होता था। झील का पानी गहरा और बहुत ही ठहराव वाला था। बहुत देर बाद एक लहर आती और किनारे पर आकर दम तोड़ देती। वो अक्सर यहाँ आकर बैठती थी। सुकून सा मिलता था उसे यहाँ। उस दिन का वाक़या उसे भूल ही नहीं रहा था। वो तुंदो तेज हवा, वो फूलों की मसहूर कुन खुशबू, वो कासनी पत्थर। जहन में झमाका सा हुआ। वो पत्थर? वो सोच में पड़ गई। फोन बज रहा है, कब से तुम्हारा यार? नीलम हिरा भागती हुई उसके करीब आकर रुक गई। उसकी आवाज पर वो सोचों के जजीरों से बाहर निकल आई थी। कब से ढूंढ रही हूं तुम्हें, और तुम यहाँ गोशा नशी हो। पकड़ो ये। उसने पर्स आगे किया जिसमें उसका फोन था। उसने जिप खोली पर मोबाइल खामोश हो चुका था। उसने निकाल कर चेक किया तो घर से मिस्ड कॉल आ चुकी थी। घर से फोन था। उसने सर उठाकर हिरा को देखा, पर वो नहीं थी वहां। चली भी गई बताए बगैर? अजीब लड़की है, झुंझला कर सोचा। शाम के साए गहरे हो रहे थे।
सर्दी भी बढ़ रही थी। अपने अपने पांव एकदम ही बहुत सर्द होते हुए महसूस हुए। झुककर झील के पानी में झांका। साफ शफाफ पानी में अंदर तक का मंजर दिखाई दे रहा था। खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियां तैरती जा रही थी। एकदम ही झील के पानियों में उसके अक्स के बहुत पास कोई दूसरा अक्स उभरा। एक जवान और बेहद खूबसूरत मर्द का अक्स, जो झील के हिलते हुए पानी में उसे दिखाई दे रहा था। वो ठिठक सी गई। गर्दन मोड़कर दाएं जानिब देखा तो वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसने दोबारा पानी की जानिब देखा तो वो अक्स मुस्कुरा रहा था। अब उसे डर सा महसूस हुआ। उसने एक झटके से अपने पांव पानी से बाहर निकाले और उठ खड़ी हुई। उजलत में जैसे ही जाने के लिए बढ़ी, किसी से टकराते हुए खुद को बचाया। सामने कोई रास्ता रोके खड़ा था। उसने सर उठाकर देखा तो वही अक्स उसके सामने अपनी तमाम तर वजाहत के लिए मौजूद था। उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। कौन कौन हो तुम? वो हकलाई। वो मुस्कुरा दिया और धीरे से एक कदम आगे बढ़ाकर उसके करीब आया। नीलम को उसके वजूद से कोई मानूस सी खुशबू महसूस हुई, जो उसे मदहोश सा किए जा रही थी। तुम्हारा दोस्त। उसका लहजा ख्वाबीदा सा था। बहुत दिलावेज आवाज थी। कैसा तस्खीराना और दिलनशी अंदाज था उसका, और उस पर मजीद सितम कि उसकी वो जानलेवा मुस्कुराहट। वो बिना पलकें झपके उसे देख रही थी। इतनी तो दिल फेंक न थी वो, जो इस तरह एक लम्हे में मर मिटी थी। न जाने कौन था, जानती तक नहीं थी। खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए उस हुस्ने मुजस्सम को देखा। कैसा दोस्त? मैं नहीं जानती तुम्हें। खुद को मजबूत जाहिर किया उसने। तुम नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे हर पल में तुम्हारे साथ हूं। बहुत गहरी आवाज थी उसकी। क्या मतलब? कैसे साथ हो? वो उलझी सवाल पूछना उसकी आदत थी। वो मुस्कुराया और अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। उसकी कुशादा हथेली पर वही पत्थर था जो उसे उस जंगल में मिला था। ये मेरी अमाजगाह है, घर है मेरा, अजल से ठिकाना है मेरा ये पत्थर। अब उसका अंदाज पुरस्रार था। नीलम का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया हो। कैसी अजीब और बहकी बहकी सी बातें कर रहा था वो आंखें फाड़े बेयकीनी से उसे देखने लगी। उसे बेहद खौफ महसूस हुआ। पूरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई थी। उसकी बातों पर वो बिना उसकी जानिब देखे पलटी और हॉस्टल की जानिब दौड़ लगा दी। तकरीबन भागते हुए सीढ़ियां फलांगी। अपने रूम में आकर बेड पर छलांग मारकर कंबल में घुस गई। उसकी अच्छी किस्मत के रूम में वो दोनों नहीं थी, वरना सवालात कर करके उसे परेशान कर देती। एक कपकपी सी तारी हो गई थी उस पर। उठो यार, क्लास मिस हो जाएगी। आमना वॉशरूम से बरामद हुई। चेहरा तौलिए से पोंछते हुए नीलम के सिंगल बेड के पास रुककर उसने आवाज दी, मगर कोई जवाब न आया। नीलम, खड़ी हो जाओ ना। नहीं आना क्या कॉलेज? तो बता दो। पर वो टस से मस ना हुई। यार, मालूम भी है आज कितनी अहम क्लास है। वो ब्लैक कलर का फुल आस्तीनों वाला स्वेटर पहनने लगी। कोई जवाब न पाकर उसे कुछ तशवीश सी हुई। वैसे भी वो आजकल उसकी तरफ से फिक्रमंद थी। चुप सी हो गई थी वो जब से पिकनिक से आई थी। वो मुड़ी और उसके करीब आई और कंबल उस पर से खींचा। वो बेसुध सी पड़ी थी। आमना ने उसका चेहरा थपथपाया। चेहरा सुर्ख हो रहा था और तप रहा था बुखार की शिद्दत से। ओ माय गॉड, इसे तो शायद बुखार है। उसने खुद कलामी की। क्या करूं? ये गहरी नींद में है, जगाना मुनासिब नहीं है। सिर्फ एक क्लास लेकर आ जाती हूँ, तब तक ये बेदार हो जाएगी और मैं नाश्ता और कोई मेडिसिन दे दूंगी। हिरा भी निकल गई थी, वरना उसे ही बिठा देती। वो सोचते हुए बालों में ब्रश करने लगी और मुकम्मल तैयार होकर एक तायराना नजर अपने सरापे पर डाली। झुककर अपनी किताबें उठाईं और उसके करीब से होते हुए एक अचटनी नजर पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसके रूम से जाते ही हल्का सा धुआं छा गया रूम में। दरवाजा अंदर की जानिब से खुद ब खुद क्लिक की आवाज के साथ लॉक हो गया और तवील कामत ह्योला
دھیمے قدموں سے اس کے بیڈ کی جانب بڑھا اور اس کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھری لٹیں سمیٹ کر ایک جانب کی اور ایک ٹک وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نیلے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں نیلم کا سرخ ہوتا ہوا رنگ ایک انوکھی بہار دکھا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا اور سہلانے لگا، پھر اس پر ہلکا سا جھکا۔ نیلم نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جلتا ہوا انگارہ اس کے ماتھے کو چھو گیا ہو۔ اپنے اتنے قریب کل والے اسی اجنبی کو دیکھ کر اس کی سانس رکنے لگی۔ چلانے کی کوشش پر زبان گونگی ہو گئی تھی، کچھ بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی، جیسے سب کچھ چھن گیا۔ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ بھی اوہ! ڈرو مت ہے حسن کی شہزادی۔ دل فریب اور قاتلانہ اس کی طرح اس کی گرم سانسوں سے نیلم کو اس کے جنگلی پھولوں کی خوشبو آئی۔ بیمار ہو نا تم؟ تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، اب اس حال میں تو نہیں چھوڑ سکتا نا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ دیکھ سکتا تھا میں تمہیں؟ نیلم بے بس و لاچار اسے دیکھے گئی۔ سوچنے سمجھنے کی ساری قوت جیسے سلب ہو گئی تھی اس کے سامنے۔ وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر روم سے منسلک چھوٹے سے کچن میں چلا گیا۔ نیلم نے جیسے موقع غنیمت جانا ہو اور جلد بازی میں کھڑی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری، پاؤں میں سلیپر ڈالے اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ دروازہ کھلا اور باہر نکلنا چاہا تو کسی سے ٹکرا گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو اسی دشمن جاں کو سامنے مسکراہٹ لبوں پر سجائے پایا۔ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے کہ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تو کچن میں گیا تھا۔ اندر چلیے محترمہ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر اطمینان سے بولا۔ وہ مرے مرے قدموں میں اندر آ گئی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سر جھکائے ڈر اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رک گیا اور زمین پر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ نیلم نے اس کے ہاتھ دیکھے اور پھر اس کے چہرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے ہاتھوں کو تھام لو، تمہارا سارا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ اس کا اپنی گہری آنکھوں سے دیکھنا ایسا تھا جیسے اس کو کھوج رہا ہو اندر تک۔ وہ بت بنی بس اسے دیکھے گئی، کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ نیلم کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ پا کر اس اجنبی نے اس کے خوف سے سرد ہوتے ہاتھوں کو خود ہی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ اس طرح اچھلی جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو اور ناکام کوشش کرنے لگی اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی، مگر بے سود۔ گرفت سخت تھی بہت۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے، بے حد گرم۔ نیلم کو اپنے ہاتھ تپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر نظریں چراتی رہی، پر ہاتھوں کے لمس میں کوئی ایسا جادوئی اثر تھا کہ وہ پگھلنے لگی اور اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر نیلم کو اندازہ ہوا کہ وہ سچ میں کوئی انسان نہیں تھا، پر کیا تھا؟ کوئی ماورائی مخلوق، یا پھر اس کی آنکھوں کا دھوکہ یا خواب؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ڈر دور ہوا تمہارا؟ وہ اس طرح نیلم کے ہاتھ تھامے بولا۔ اب واقعی اس کے دل کو سکون سا مل رہا تھا، ایک طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس ہلکا سا سر ہلایا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ نیلم کے ہاتھ سے الگ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ چلو کچھ کھا لو، اب تم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے نا؟ اس نے دائیں جانب اشارہ کیا جہاں چھوٹی سی ٹیبل پہ ناشتہ موجود تھا۔ یہ کس نے بنایا؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ٹیبل پر ناشتے کا معائنہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بریڈ، سلائس، آملیٹ، چائے، جیسا ناشتہ وہ کرتی تھی بالکل ویسا ہی۔ میں نے بنایا ہے، اپنی معصوم سی پری کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آپ بھی کیجیے نا ناشتہ، وہ اپنی مہین سے آواز میں بولی۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ ان چیزوں کی تم لوگوں کو ضرورت ہے، ہمیں نہیں۔ اس سے آگے کوئی سوال نہ پوچھا گیا اور وہ ناشتہ کرنے لگی۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔
नीलम को अजीब लग रहा था उसका यूं देखना, पर उसके सामने सब अल्फाज दम तोड़ गए थे। तुम रहते कहाँ पर हो? नीलम के मुंह से अचानक निकला। फिर अपने उस बेवक्त सवाल पर शर्मिंदा होकर चाय का कप लबों से लगा लिया। वहां रहता हूं, देखो, इसलिए तो रात दिन तुम पर मेरी नजर रहती है। उसने मुस्कुराकर इशारा किया। नीलम ने उसके हाथ के इशारे पर नजर दौड़ाई तो उसे वो कास्नी पत्थर नजर आया। वो उसे उस जंगल से मिला था। इसमें कैसे रहते हो? सवाल पूछने की पुरानी आदत लौट आई थी कुछ। ऐसे। वो खड़ा हुआ और एकदम बिल्कुल छोटा सा होकर उस पत्थर की तरफ धुआं बनकर पत्थर में तहलील हो गया। नीलम का चाय का कप खौफ के मारे हाथ से गिरकर जमीन बोस हो गया। आमना को क्लास में नीलम की फिक्र खाई जा रही थी। खुदा जाने अब कैसी तबीयत होगी उसकी, बुखार कम हुआ होगा या नहीं। वो तमाम वक्त बेदिली से क्लास लेती रही। जब बेचैनी बढ़ी तो वो टीचर से बहाना बनाकर क्लासरूम से बाहर आ गई और दौड़ती हुई कॉलेज के ग्राउंड की तरफ आ गई। हॉस्टल जाने के लिए थोड़ा पैदल चलना होता था। वो कॉलेज के गेट से होती हुई बाहर आई। अचानक उसे हिरा की आवाज आई अपने अकब से। वो हाँफते हुए बोली, कहाँ भागी जा रही हो यार अकेले अकेले? भारी भरकम वजन के बायस ज्यादा तेज चलने पर भी उसकी सांस फूल जाती थी। नीलम को सख्त बुखार था सुबह। तुम तो चली गई थी, मैंने जब जगाया तो वो तप रही थी। तेज कदम उठाते हुए वो रवानी से बोली कि तभी मेरा क्लास में दिल नहीं लग रहा था। ओह, मुझे तो मालूम ही नहीं था। और आमना, थोड़ा हल्के चलो ना यार, मुझसे इतना तेज नहीं चला जाता। हिरा की हिम्मत जवाब दे गई थी उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर दी। हॉस्टल का गेट नजर आते ही हिरा हुड़ाप से पहले ही अंदर चली गई। आमना उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बिना न रह सकी। कहाँ तो मोहतरमा से छलांग तक नहीं लगाई जा रही थी और कहाँ इतनी फुर्ती आ गई कि इससे पहले ही अंदर तशरीफ ले गई। हिरा को सीढ़ियों पर ही कोई दोस्त मिल गई। वो वहीं बातें बगारने खड़ी हो गई। आमना उसका इंतजार किए बगैर रूम में आ गई। नीलम दीवार पर नजरें जमाए हुए थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। फर्श पर टूटे हुए कप की किरचियां बिखरी हुई थी। वो उसके करीब गई और उसका कांधा हिलाया। नीलम ने खाली खाली नजरों से उसकी जानिब देखा और फिर सामने दीवार गिर अलमारी को घूरने लग गई। आमना को उसके इस तरह रवैये से उलझन सी हो रही थी। वो बगौर उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगा रही थी कि आखिर वजह क्या है। उसने माथा छुआ जो कि ठंडा हो रहा था, मतलब बुखार अब ठीक हो गया था। अरे नीलम, क्या हुआ है? बुखार कैसा है? ये खामोशी कुछ समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। कुछ नहीं, ठीक हूं अब मैं। कदरे संभल चुकी थी अब वो। पक्का? बेयकीनी आया थी उसके चेहरे से। नीलम ने असबात में सर हिलाया। मैं चाय बनाकर लाती हूं तुम्हारे लिए। आमना झुककर फर्श पर बिखरी टूटे हुए कप की किरचियां समेटने लगी और खड़ी होकर कमरे से मुल्हिका किचन की जानिब चली गई। वो कुछ देर गायब दिमागी से सूरत हाल पर गौर करती रही। एक ख्याल सा कौंधा जहन में वो खड़ी हुई और रैक की जानिब बढ़ी। वो मुनकश पत्थर कप कपाते हाथों से उठाया और कमरे का दरवाजा खोलकर दबे पांव बाहर आ गई। चलते चलते हॉस्टल की इमारत की पिछली जानिब आ गई। सामने वही झील थी जहां वो ख्वाबनाक अक्स हकीकत का रूप धार कर सामने आया था। उसने अपना हाथ बुलंद किया और पूरी ताकत से वो पत्थर झील में उछालने लगी थी कि किसी ने उसका बढ़ता हुआ हाथ थाम लिया। वो हैरानी से पलटी तो मुकाबिल में वही संगनशी पथराई हुई आंखें लिए खड़ा था। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब तो ये जान ही लेगा मेरी। उसका अंदाज नाराज सा लग रहा था। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, अब मौत ही तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है, समझी? उसकी आंखों से चिंगारियां सी निकलती हुई महसूस हुई। वो एकदम पीछे हटी। अल्पास गोया किसी गर्म लावे की लपेट में थे जिसकी तपिश नीलम को महसूस हो रही थी। वो थोड़ा करीब आया। अब लबों पर मुस्कुराहट थी। चेहरा पहले की तरह शुगुफ्ता खिला खिला सा था। मुझे तुमसे बेहद बेपनाह मोहब्बत हो गई है नीलम, तुम इसका अंदाजा कभी नहीं कर सकती। वो मजीद करीब आते हुए बोला। उसके वजूद से उठती मसहूर कुन खुशबू
نیلم کے ہر ارادے کو پسپا کر رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں آ گئی تھی۔ اس اجنبی کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ایک اور ہی جہاں آباد تھا۔ وہ اس میں ڈوب رہی تھی۔ ہاں، وہ سحر زدہ سی بولی، میرے ساتھ میری دنیا دیکھنے چلو گی؟ اب نیلم کے ہاتھ تھام لیے اس نے۔ نیلم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ فرط جذبات سے آگے بڑھا اور نیلم کو سینے سے لگا لیا۔ نیلم اس کی آغوش میں آتے ہی چکرا کر اس اجنبی کی باہوں میں بے جان سی ہو گئی۔ وہ چلتے چلتے سڑک کے کنارے آ گئی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بارش سے تو دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا اسے۔ گاؤں کی بارش نظروں میں گھومنے لگی۔ کیا دن تھے وہ بھی۔ وہ اداس ہو گئی۔ سوچوں میں گم چلتے ہوئے وہ بیچ سڑک پر آ گئی تھی۔ بیکری کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے بیچ سڑک پر گٹھڑی نما کوئی چیز دکھائی دی۔ وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھی۔ اس کے قریب جانے پر اس گٹھڑی میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ ڈر کے کچھ پیچھے ہٹی۔ نہ جانے کون ہوگا۔ وہ اجنبی ابھی تک اس کے دل و دماغ سے گیا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہی کسی اور انداز میں تنگ کر رہا ہو۔ وہ سوچنے لگی اور بیکری جانے کے لیے مڑ گئی۔ اللہ، کوئی مدد کرو، اللہ! کسی کے کراہنے کی آواز پر وہ ٹھٹک گئی۔ تیزی سے پلٹی اور تقریباً دوڑتی ہوئی اس گٹھڑی کے پاس آ کر رکی۔ جھک کر اس گٹھڑی کو ہولے سے ہلایا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ وہ تو کوئی ضعیف سی بڑھیا تھی جو درد سے کرار رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اسے اٹھا کر اپنے بازوؤں میں لیا۔ ماں جی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ نیلم تڑپ اٹھی۔ کسی کا درد دیکھا نہیں جاتا تھا اس سے۔ وہ بزرگ خاتون نیم غنودگی میں آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس خاتون کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ نیلم نے یہاں وہاں مڑ کر دیکھا۔ سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اس بزرگ خاتون کو سہارا دیا اور اس کے پیروں پر کھڑا کر کے انہیں سنبھالتی ہوئی بیکری کی جانب لے آئی۔ بھائی صاحب سنیے، نیلم نے بیکری کے مالک کو پکارا۔ وہ دوڑتا ہوا باہر آیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ انہیں اسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، پلیز میری ہیلپ کر دیں، انہیں فوری طبی امداد دینی پڑے گی۔ وہ ان بزرگ خاتون کو کاندھے سے لگائے ہوئے پریشانی سے بولی، جی محترمہ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ دکاندار برق رفتاری سے دکان سے نکلا اور سڑک کے ایک جانب پار کی ہوئی اپنی گاڑی کے قریب جا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور نیلم کے قریب آ کر گاڑی روک دی۔ سیٹ پر بیٹھے ہوئے پیچھے کی جانب جھک کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اسی بزرگ خاتون کو سہارا دے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ ہم انہیں ڈسچارج کیے دیتے ہیں، یہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے، مگر گھر پر بھی ان کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ کوئی ذہنی دباؤ یا کوئی بھی ٹینشن مریض کے لیے خطرے کا باعث ہوگا۔ لیڈی ڈاکٹر فائل پر لکھتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ یہ باتیں نہیں کر رہا ہم سے، نہ ہی کل سے کچھ بولا ہے۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، جمال کے ابا نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ ہو جائے گی وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک، شکر کیجئے کہ اتنے بھی بہتر ہو گئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی چانس نہیں تھا کوما سے باہر آنے کا، ڈاکٹر رسانیت سے بولی۔ جمال کا باپ نہ سمجھی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ سادہ لو انسان تھا، کچھ باتیں سمجھ آئیں اور کچھ سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ جمال کو 3 دن ہوئے ہوش آیا تھا۔ وہ تقریباً 2 ماہ تک کوما میں رہا۔ اس وقت بھی خالی نظروں سے اسپتال کی چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ ماں باپ کو بھی پہچان لیا تھا، مگر ذہن بوجھل سا تھا، ایک بھاری پن اعصاب پر سوار تھا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کچھ یاد نہیں تھا۔ چلیے اٹھیے جمال صاحب، نرس کی آواز پر جمال چونک اٹھا۔ وہ ویل چیئر تھامے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں اطراف میں دوڑائیں۔ اماں ابا نظر نہیں آ رہے تھے، شاید باہر چلے گئے تھے۔ اپنے وجود کو اسپتال کے پلنگ سے گھسیٹ کر ویل چیئر پر منتقل کر کے نرس کو دیکھنے لگا۔ وہ ویل چیئر دھکیلتی ہوئی اسے کمرے سے باہر لے آئی اور گھما کر کوریڈور کے بائیں جانب ویل چیئر کو موڑ کر چلانے لگی۔ یہ اسلام آباد شہر کا مصروف ترین ہسپتال تھا۔ گاڑی کو اسپتال کے گیٹ کے عین سامنے روک کر بیکری کا مالک تیزی سے باہر آیا
और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उस बुजुर्ग औरत को बाहर निकाला। नीलम भी फौरन बाहर निकल आई और सहारा दिया। उस बुजुर्ग को अस्पताल के गेट की तरफ ले जाने लगी। बेकरी का मालिक भी गाड़ी लॉक करके उसके पीछे दौड़ा। आप इन्हें इमरजेंसी की तरफ ले जाएं, मैं 5 मिनट में आता हूँ। बेकरी का मालिक कहकर वापसी के लिए मुड़ गया। वो बुजुर्ग खातून को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाकर तकरीबन 20 मिनट बाद बाहर आई। तब सामने से बेकरी का मालिक आता दिखाई दिया। कैसी हैं अब अम्मा जी? वो करीब आते ही बोला। शक्ल सूरत से काफी मुहज्जब लगता था। मैंने बिला वजह में उल्टी सीधी राय कायम कर ली उसके बारे में। नीलम ने उसका जायजा लेते हुए सोचा। नीलम ने रुक कर कहा, डॉक्टर्स देख रहे हैं। चलें अंदर बात करते हैं डॉक्टर से, क्या कहते हैं वो आगे बढ़ते हुए उसकी तकलीफ में चल पड़ी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ते हुए उसकी नजर सामने से आती व्हील चेयर पर पड़ी तो नीलम के होश उड़ने लगे। खूबसूरत सी नाजुक अंदाम नर्स जिस व्हील चेयर को धकेलती हुई आ रही थी, उस पर वही दुश्मन जान बराजमान था जिसने कई रोज से उसका चैन बर्बाद किया हुआ था। धीरे धीरे वो उसके करीब आ रहा था, नजरें झुकाए नकाहत ज़दा, वही नैन नक्श, वही चेहरा। न जाने उसमें कहां से इतनी हिम्मत आ गई। वो 2 कदम आगे बढ़ी और उसकी व्हील चेयर के आगे खड़ी हो गई। नर्स उलझन भरे अंदाज में नीलम की तरफ देखने लगी। वाह, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें मिस्टर, वो इस्तेहज़ाई अंदाज में ताली बजाते हुए बोली। नर्स हैरत से उसका चेहरा तकने लगी। जमाल ने नजरें उठाई और उसकी आंखों में भी उलझन पोशीदा थी। मैम, क्या बात है? नर्स नीलम से मुखातिब हुई। जमाल की आंखों में आंखें डाले वो देखे जा रही थी। बेकरी का मालिक भी नीलम को रुका हुआ देखकर वापस पलटा और करीब आकर सारी सूरत हाल समझने की कोशिश करने लगा। ये जनाब मुझे कई रोज से किसी और ही जहान की मखलूक बनकर मिलते रहे हैं और बहुत तंग किया है, मुझे पागल बनाते रहे हैं। नीलम ने जमाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोहतरमा, जमाल साहब 2 माह से एडमिट हैं, यहाँ कोमा में थे मुस्तकिल। 2 रोज कबल ही उन्हें होश आया है और आप कह रही हैं कि कई रोज से तंग कर रहे हैं। नर्स नरमी से बोली। वो नर्स की बात पर नर्वस होकर दोनों का चेहरा देखने लगी। जमाल एक लफ्ज नहीं बोला था, खामोशी की तस्वीर बना बैठा था और उसे कोई कैफियत समझ में नहीं आ रही थी। बेकरी का मालिक नीलम के पास आकर कहने लगा, खैरियत है ना मैम? हाँ खैरियत है, वो धीमे से लहजे में कहकर एक तरफ हट गई। नर्स हौले से मुस्कुराई और व्हील चेयर लेकर आगे बढ़ गई। जमाल उसे देखते हुए करीब से गुजर गया। उस दिन जमाल का अस्पताल में मिलना नीलम के जहन से महव नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शख्स अस्पताल में कोमा में पड़ा हो और उसी का हमशक्ल नीलम के साथ हर जगह हो? इस सवाल का जवाब ढूंढ ढूंढ कर वो थक चुकी थी। वो बुजुर्ग खातून ठीक हो गई थी और बेकरी के मालिक ने उन्हें घर भी बाहिफाजत पहुंचा दिया था, मगर नीलम के जहन पर बोझ सा था। ये बात आमना बाकायदा नोट कर रही थी कि नीलम कुछ छुपा रही है। आज नीलम को किचन में चाय बनाते हुए देखा तो मौका देखकर उसने नीलम को घेर ही लिया। चाय पतीली से निकालकर चूल्हे पर गिर रही थी, पर नीलम चूल्हे पर नजरें जमाए किसी और ही दुनिया में खोई थी। आमना ने उसका कांधा हिलाया। चाय निकल गई नीलम। ओ हाँ। वो चौंक उठी और हाथ बढ़ाकर चूल्हा बंद किया। साफी से पतीली उठाकर चूल्हा साफ किया और आमना की जानिब मुड़ गई। सब्ज रंग के कुर्ते और सफेद पजामे और बारीक सब्ज दुपट्टे में सुनहरी बाल बिखरे हुए थे। चेहरा अलबत्ता मुरझाया हुआ सा लग रहा था। सुरमई आंखों के गिर्द स्याह हल्के नुमाया थे। किसी कांच की गुड़िया से कम नहीं लग रही थी वो, इस हाल में भी खूबसूरत। आमना ने दिल ही दिल में उसे सराहा। वाकई नीलम बहुत खूबसूरत है। कहाँ खोई रहती हो? मैं कई दिन से नोट कर रही हूँ, आमना नर्म से लहजे में बोली। कहीं भी तो नहीं, ये कहकर चेहरे के तासुरात छुपाने को मुड़ी और बिला वजह साफी से चूल्हा साफ करने लगी। इधर देखो मेरी आंखों में और अब बोलो, क्या बात है? आमना ने उसे एक झटके से अपनी तरफ मोड़ा। अब वो उसके सामने थी पर नजरें चुरा रही थी। क्या हालत देखो अपनी, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। नीलम, तुम दोस्त हो मेरी, कोई भी मसला है तो मुझे बताओ, हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। वो उसका गाल थपथपाते हुए बोली। उसके सामने खुद पर काबू न रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। आमना
उसे लिए हुए कमरे में आ गई, पलंग पर बिठाकर दोबारा किचन में चली गई। जब वापस आई तो हाथ में पानी का ग्लास था। नीलम अब हिचकियों से रो रही थी। पानी पियो नीलम, आमना ने उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहा। उसने ग्लास लिया और घटाघट एक ही सांस में पी गई। अब ग्लास थामे जमीन को घूरे जा रही थी। अब बोलो, आमना कुछ तवक्कुफ के बाद बोली। वो नीलम के चेहरे को खोज रही थी। नीलम पहले हिचकिचाई, फिर हिम्मत करके अलिफ से ये तक सारी कहानी उसके गोश गुजार कर दी। आमना सुन सी हो गई और हैरत से मुंह खोले सारी दास्तान सुनती रही। नाकाबिले यकीन था ये सब उसके लिए। तुम कुछ दिन छुट्टी लेकर गांव हो आओ, कुछ जहन को सुकून मिलेगा, अम्मी अब्बा से मिल लोगी, आमना ने हल्की सी आवाज में कहा। नीलम उसका चेहरा देख रही थी। आमना की ख्वाहिश और बेहद इसरार पर वो गांव आ गई थी। अम्मी अब्बा बहुत खुश थे उसे देखकर। वो भी कुछ बेहतर महसूस कर रही थी अपनों के बीच आकर। इतनी बड़ी हवेली में उसका दिल नहीं लगता था, ना कोई सकी ना कोई साथी। रह रहकर वो अजनबी याद आ रहा था जिसे बेनक़्त की सुना आई थी। मगर उसकी जगह कोई और भी होता तो जरूर धोखा खा जाता, क्योंकि वो हूबहू उसी का हमशक्ल था, या शायद वही था। इस बात का अभी तक वो खुद भी फैसला नहीं कर पाई थी, मगर उस अस्पताल वाले अजनबी की आंखों में वो अजीब सी चमक नहीं थी जो उस गायब हो जाने वाले शख्स की आंखों में थी। तजब्जुब के आलम में शब रोज गुजर रहे थे। आमना ने नीलम के वालिदैन को एतमाद में लेकर सारी बात की और नीलम का इलाज गांव के एक आलिम दीन से करवाया, जिन्होंने नीलम के सदक़ात दिलवाए, दम किए, तावीज़ात पहनाए। उनके बकौल अब नीलम पर कोई असरात नहीं है। नीलम भी अब खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो पलटकर आया भी नहीं तो मजीद तसल्ली हो गई उसे। आज हस्बे मामूल वो अपनी हवेली के बाग में झूला झूल रही थी। अक्टूबर की सुरमई शाम अपने पर समेटे ढलने को तैयार थी। अमरूद चीकू के दरख्तों पर चिड़िया की चहचहाट कानों में रस घोल रही थी। वो हवा के दोष पर झूले को लहरा रही थी। जामुनी रंग के छोटे कमीज और घेरेदार शलवार में वो गांव की अल्हड़ मुटियार लग रही थी। शानों पर बिखरे सुनहरी बाल हवा के संग झूम रहे थे। धूप की तमाजत से उसका सफेद रंग सुर्ख हो रहा था। यकदम किसी ने झूला पिछली तरफ से पकड़कर रोक दिया। इतनी तेज रफ्तारी से चलते झूले को इस तरह रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। वो झटका खा गई और मुड़कर पीछे देखा ताकि ऐसी हरकत करने वाले को सबक सिखा सके, मगर पीछे देखने पर वो पत्थर की हो गई थी गोया। वही शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा था जिसे भुलाने की वो दिन रात बेसूद कोशिश कर रही थी। वो बिदक कर झूले से नीचे आ गई और 2 कदम पीछे हटी। तो तुम टूटे फूटे अल्फाज नीलम की जबान से अदा हुए। खौफ और डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। क्या वो वाकई दोबारा आ गया था? हाँ, मैं। क्यों? मुझे आना नहीं चाहिए था, वो मुस्कुरा कर बोला। उसकी मुस्कुराहट देखकर नीलम के रहे सहे औसान भी खता हो गए। उसका सर चकराने लगा और वो जमीन पर गिर गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसे अपने बाजुओं में भर लिया। नीलम मंदी मंदी आंखों से उसे इतना करीब देख रही थी, जबान तो जैसे गूंगी हो गई थी। वो मुस्कुराया और नीलम को सहारा दिए बाग में लगे संगी बेंच पर ला बिठाया। खुदा का खौफ कीजिए मोहतरमा, क्यों हमें मरवाने पर तुली हैं आप? पहले ही हम आपकी सुरमई आंखों से घायल हो गए हैं, वो शरारत से बोला। वो ना समझी की कैफियत में उसे देखने लगी। मैं जमाल हूं जिसे आपने अस्पताल के कॉरिडोर में खरी खरी सुनाई थी। बस उसी दिन से आप हवासों पर इस बुरी तरह से छाई हैं कि आपका ख्याल दिल से निकलता ही नहीं था। वो धीमे से लहजे में बोलने लगा। 1 माह तो मुकम्मल बेड रेस्ट पर था, पर आप एक लम्हा भूली नहीं मुझे इन तमाम अरसे में। आपके बारे में कुछ नहीं जानता था, ना ही एड्रेस मालूम था। अस्पताल गया, वहां भी कुछ न मिल सका आपके बारे में। फिर चलते हुए एक बेकरी के सामने से गुजरा और अंदर काउंटर पर खड़े साहब को देखा। तब जहन में झमाका सा हुआ कि ये तो आपके साथ ही थे। उस दिन फिर बड़ी मुश्किलों से उनसे आपके हॉस्टल का एड्रेस लिया, जहां के लिए आपने केक ऑर्डर किया था, और उसके बाद आपके रूममेट आमना ने मुझे यहां तक पहुंचाया। वो रुक रुक कर इकरार किए जा रहा था और वो बिना आंखें झपके उसकी रूदात सुन रही थी। वो जमाल था वाकई में, उसका हमशक्ल। वो अजनबी मावराई मखलूक तो शायद हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़कर जा चुकी थी।
नीलम ने गहरी सांस ली और खुद को उसके हिसार से बाहर निकाला। दुपट्टा शानों पर दुरुस्त करते हुए बेख्तियार उसकी तरफ पलकें उठाकर देखा। वो चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी जानिब देख रहा था। नीलम ने फौरन नजरें झुका ली। तो मोहतरमा, इजाजत है मुझे आपके वालिदैन से आपकी जिंदगी के तमाम इख्तियारात मांगने की। वो उसके झुके हुए सर को देखते हुए शरारत से बोला। नीलम ने झेप कर सर को मजीद झुकाया। वो समझ गया था कि नीलम की इस खामोशी में इकरार पिन्हा है। जमाल ने नीलम का मरमरी हाथ अपने हाथों में ले लिया। नीलम ने नजरें उठाई और एक आसूदा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।